Good evening, students. I welcome you back again to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज सिंस वेंसडे है, आज करंट अफेयर्स वाला डे है, तो हम करंट अफेयर्स जो हैं आज के वो डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा है नहीं है क्योंकि परसों वाला वीडियो अपलोड मैंने कल करा था, तो उसमें मैंने कल वाले करंट अफेयर्स भी साथ ही में कर दिए थे। तो जो थोड़े बहुत आज के करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं जिसका नाम है अदिति 2.0 एंड DISC 12। ये जो है आपके IDEX इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किए गए हैं। IDEX क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई, डेफ कनेक्ट 4.0, उसका फोर्थ वर्जन हुआ, वहां पर इन्होंने लॉन्च करे थे। एंड इन इनिशिएटिव्स का पर्पस क्या है कि इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है और जो इकोसिस्टम है डिफेंस टेक्नोलॉजी का, उसे प्रमोट करना, उसमें इनोवेशन और नॉवेल्टी को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो नए अच्छे आइडियाज है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। तो अदिति 2.0 जो है वो 19 टेक्नोलॉजी चैलेंजेस पर फोकस करता है। एडवांस्ड एरियाज जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को कवर करता है। और जो आपका DISC 12 है, डिस्क 12, ये 12 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है। एंड इसमें 41 न्यू टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं, जहाँ पे ये UAVs और मेडिकल टेक्नोलॉजीज की इनोवेशंस को प्रमोट करता है। इस प्रोग्राम में मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट का भी एक इनिशिएटिव है, मीरा जिसका नाम है, राइट। IDEX की अगर बात की जाए तो IDEX जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के साथ काम करता है। एंड स्टार्टअप्स को और स्मॉल बिजनेसेस को और इनोवेशंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। कंपनीज को हेल्प करता है कि वो प्रोटोटाइप्स बना सकें, और फाइनली उन प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करने के बाद जो है, जो फीजिबल प्रोटोटाइप्स हैं, जो वायबल हैं इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के लिए भी, उनको जो है मार्केट में लॉन्च किया जाए। इंडिया ने 44th कोडेक्स कमेटी जो है न्यूट्रिशन और स्पेशल डाइट्स पे, उसको ज्वाइन कर लिया है। ये जो कोडेक्स कमेटी की मीटिंग थी, ये ड्रेसडेन जर्मनी में 2 से 6 अक्टूबर के बीच में की गई है। और इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो थे फूड सेफ्टी को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, डाइटरी स्टैंडर्ड्स को लेके यहाँ पर शेयर करे थे। एंड ये जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने शेयर करे हैं, इसको कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने, चिली जैसी कंट्री ने सपोर्ट करा है कि इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंट है। तो कौन कौन से दो इनिशिएटिव्स थे? पहला था न्यूट्रिएंट रेफरेंस वैल्यूज और दूसरा है प्रोबायोटिक गाइडलाइंस। तो न्यूट्रिएंट रेफरेंस वैल्यूज में इंडिया ने क्या कहा कि भाई एक कंबाइंड न्यूट्रिएंट रेफरेंस वैल्यू लो आप 6 से 36 महीने के बच्चों के लिए। पहले क्या था, 6 से 12 का आता था और 12 से 36 का आता था। तो अब वो कह रहे हैं कि एक कंबाइंड न्यूट्रिटिव रेफरेंस वैल्यू लो दोनों के लिए कंबाइन करके, ठीक है। और दूसरा प्रोबायोटिक गाइडलाइंस है, जहां पे इंडिया ने कहा कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोबायोटिक गाइडलाइंस है 2001 और 2002 की, वो आउटडेट हो चुकी हैं, उसे जो है अप्रूव किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, रिवाइज किया जाए, तो मॉडर्नाइज किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए। तो ये इंडिया की दो सजेशंस थी। आप मुझे बताओ प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन योर आंसर्स की प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। FAO और WHO की जहाँ तक बात है, जब यूनाइटेड नेशंस का हमने स्टैटिक वाला पोर्शन कवर करा था, ये अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, वहाँ पर हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर करा है। अगर आपसे मिस हो गया है, प्लीज 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 चैनल पर स्टैटिक जी के बाय नाजुक मैम करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा, राइट। सदर्न अफ्रीका में एलिफेंट्स को जो है मारा जा रहा है वॉलंटेरिली, क्योंकि ड्राउट बहुत सिवियर हो चुका है वहां पर, सूखा बहुत सिवियर हो चुका है। और उस सूखे की वजह से जो है वाटर स्कैरसिटी देखने को मिल रही है, पानी की तंगी देखने को मिल रही है। तो नामीबिया, जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज वो क्या कर रही है, अपने एनिमल्स को मार रही है, बिकॉज वो एनिमल्स उस वाटर के लिए, उस जो ऑलरेडी दिक्कत कर रहा है, जिसकी स्कैरसिटी है, कम्पीट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साउथ अफ्रीका में एनिमल्स मारे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ड्राउट है, दिस इज बिकॉज ऑफ एन इवेंट विच इज कॉल्ड एल नीनो वेदर पैटर्न, जिसकी वजह से रीजन में बहुत कम बारिश देखने को मिली है। और ये क्लाइमेट चेंज जो है इसको एग्रवेट करता है। स्टैटिक का टॉपिक है एल नीनो। एल नीनो होता क्या है?
सो आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका, इधर नीचे साउथ अमेरिका है, बीच में पैसिफिक ओशन है, इधर जापान, ये आपका चाइना, साउथ चाइना सी आ गया, ऐसे आ गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, राइट। यहाँ से आते आते इंडिया इस तरफ पड़ता है, ऐसा ही कुछ है, राइट। अब पैसिफिक ओशन है, ओशन में आपको पता है करंट्स जो है फॉर्म होते हैं, तो ऐसा ही एक करंट जो है वो इधर साउथ अमेरिका की कोस्ट पर फॉर्म होता है, जो कि कोल्ड करंट है। बिकॉज ये करंट कोल्ड है, क्या होता है, ये इधर बारिश नहीं देता, लेकिन इस तरफ जैसे जैसे हम ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर जो है वो बारिश देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो करंट है इसका टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, ये कोल्ड नहीं रहा, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हर 10-12 साल, 2-3 साल में गर्म होता है, एक पीरियोडिक साइकिल है ये, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो 2 से 7 साल के बीच में क्या होता है, ये जो करंट है, जो ठंडा करंट है, कोल्ड करंट है, ये वार्म हो जाता है। अब बिकॉज ये वार्म बन गया, तो ये जहाँ पे पहले बारिश नहीं दे रहा था वहां पे बारिश देगा, और जहाँ पे पहले बारिश दे रहा था वहां पे बारिश नहीं देगा। तो ग्लोबल जो वेदर पैटर्न्स हैं, इस एल नीनो की वजह से, इसको एल नीनो का नाम दिया जाता है, जब एक करंट का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग हटकर जो है बिहेव करता है। तो एल नीनो इज अ वेदर पैटर्न दैट हैपेंस व्हेन द ओशन इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक बिकम्स वार्मर देन यूजुअल। तो ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पर पानी जो है कोल्ड करंट नहीं रहा, ठंडा पानी ना गर्म हो गया, तो गर्म होने की वजह से जहाँ पे बारिश नहीं दे रहा था वहां पे बारिश देगा, और जहाँ पे बारिश दे रहा था वहां पे बारिश नहीं देगा। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, ये सब रीजन्स जहाँ से जो मॉनसून पे डिपेंडेंट है बारिश के लिए, इन पे जो है इनकी मॉनसूनल क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इस फिनोमेना को बोला जाता है एल नीनो, जिसका मतलब होता है द क्राइस्ट चाइल्ड या लिटिल बॉय स्पेनिश में, राइट। और ये क्रिसमस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वेदर को इफेक्ट करता है, फिश पॉपुलेशन ऑब्वियसली इम्पैक्ट होंगी, राइट। और बिकॉज वेदर को इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत सारी आपकी इकोनॉमीज जो हैं वो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चिलियन साइंटिस्ट डेवलप रिवर्सिबल न्यूट्रिंग वैक्सीन फॉर डॉग्स। न्यूट्रिंग क्या होता है, न्यूट्रिंग और स्पेइंग ऐसी सर्जरीज होती हैं जहां पर डॉग्स को, मेल एंड फीमेल दोनों को, जो डॉग्स हैं उनको जो है रिप्रोडक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी उनकी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को खत्म किया जाता है। तो डॉग्स के टेस्टिकल्स रिमूव कर दिए जाते हैं और फीमेल्स की ओवरीज और यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर सके। मेल डॉग्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर। फीमेल डॉग्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अभी जो न्यूट्रिंग और स्पेइंग की जो टेक्निक्स है, ये सर्जिकल टेक्निक्स हैं, और हार्मफुल तो सर्जरी हमेशा से हार्मफुल रहती है। तो इसे रोकने के लिए, सर्जरीज को रोकने के लिए एक वैक्सीन जो है, एक इंजेक्शन डेवलप किया गया चिली में, एंड इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द वेटेरियन लियोनार्डो साइंस। इन्होंने क्या कहा, इस वैक्सीन से क्या होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उसको रोक दिया जाता है, प्रोड्यूस होने से वो रुक जाते हैं। ये वैक्सीन ऐसा काम करता है कि जैसे इंजेक्ट करा तो आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, डॉग्स में मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और फीमेल डॉग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, वो उसको टेम्परेरीली जो है स्टॉप कर देगा उसकी प्रोडक्शन। तो टेम्परेरीली जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगले साइकिल में, अगले साल आप करवाना चाहो आप करवा सकते हो बिना वो इंजेक्शन ना देकर, बट अगले साल भी रोकना चाहो आप तब भी इंजेक्शन देकर वो रोक सकते हो। तो टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आप उनकी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है उनसे छीन रहे हो। $54 का ये इंजेक्शन है, एंड सर्जरी नहीं है, तो बहुत आसानी से और टेम्परेरी तरीके से जो है डॉग्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, न्यूटर किया जा सकता है ऑन अ लार्जर स्केल, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके। लो AGE डाइट्स शो प्रॉमिस अगेंस्ट डायबिटीज इन इंडिया। आपको पता होगा इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, एंड एक रिसर्च आई है आपके इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, जिन्होंने कहा है कि जो एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स की डाइट्स हैं, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स वाली डाइट्स कौन सी होती है, जिसमें हम ज़्यादा तला खाते हैं, फ्राइड फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, जिसमें रोस्टेड फूड हम बहुत खाते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर पे बेसिकली कोई भी फूड जो हाई टेम्परेचर्स पर प्रोड्यूस किया जाता है उसे बोला जाता है हाई एज प्रोडक्ट। तो एज क्या है, एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, राइट।
तो ये हार्मफुल होते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है हाई एज वाले प्रोडक्ट में, क्योंकि हम एक इंक्रीज टेम्परेचर पे खाना पका रहे हैं, तो उस इंक्रीज टेम्परेचर पे जो शुगर्स होती हैं हमारे खाने में, वो फैट्स और प्रोटीन्स के साथ जो है रिएक्ट करती हैं, एक केमिकल रिएक्शन करती हैं, तो वो जो है एक हार्मफुल कंपाउंड बनाती हैं। इन दोनों के रिएक्शन से एक टॉक्सिक हार्मफुल कंपाउंड बनता है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, और जिसकी वजह से बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन, सोजन देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेशन मतलब हम कहते हैं ना, बड़ा स्वेलिंग सा लग रहा है, सोजिश महसूस हो रही है, बहुत ब्लोटिंग सा फील हो रहा है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। तो लो एज डाइट खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, और ऐसे मील्स जो बॉइल्ड या स्टीम किए जाते हैं, ऐसे खाने हमें खाने चाहिए। यॉर्कशायर क्रिकेट ने एंथनी मैकग्राथ को मेन क्रिकेट टीम का हेड कोच जो है बना दिया गया है। ही इज सक्सीडिंग द फॉर्मर वेस्ट इंडीज प्लेयर ऑटिस गिब्सन। मैकग्राथ जो है 49 इयर्स के हैं, एक ऑलराउंडर है। 28 कैप्स मिली हैं इंग्लैंड के लिए, इंक्लूडिंग 4 टेस्ट मैचेस। एंड इनका करियर जो है यॉर्कशायर से ही स्टार्ट हुआ था। रिटायर करने से पहले 2013 में वो इसी के साथ खेलते थे, राइट। इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। मुंबई में होस्ट किया जाएगा नवंबर 12 से 17 तक। इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन, जो जिसके प्रेसिडेंट है अरविंद प्रभु। 650 प्लेयर्स जो है 6 से 7 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड, सिंगापुर, इंडिया ऑब्वियसली विल पार्टिसिपेट, राइट। और पिकल बॉल के ग्लोबल फाउंडर है जैन पापी। इंडियन विमेन्स टेनिस टीम सिक्योर्स फर्स्ट एवर मेडल एट एशियन चैंपियनशिप। जो हमारी इंडियन विमेन की टेबल टेनिस टीम है, उन्होंने गारंटीड एक मेडल, पहला मेडल अपना एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है अपना निश्चित कर लिया। एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा। दे डिफीटेड साउथ कोरिया इन द क्वार्टर फाइनल्स, तो दे हैव मूव्ड ऑन टू द सेमीज। सेमीज में एंटर करने से ये हो गया कि एटलीस्ट एक ब्रॉन्ज मेडल उनको मिलेगा, ठीक है। ओके, दैट इज इट। मनिका बत्रा और आयिका मुखर्जी जो है वो इस टीम का पार्ट हैं। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्स 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन। आपको पता होगा अगस्त में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा था कि शेख हसीना जी के अगेंस्ट कू हो गया था एंड शी फ्लेड फ्रॉम बांग्लादेश, उनकी सरकार गिर गई थी और मुजीबुर रहमान के अंडर जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो यही बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ने अब 9 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन बिठाई है। एंड मुजीबुर रहमान, सॉरी मोहम्मद यूनिस, सॉरी उल्टा बोल दिया। मुजीबुर रहमान तो 1971 में थे, बांग्लादेशी रेनेसां के दौरान। मोहम्मद यूनिस हु इज अ नोबेल लॉरिएट, राइट। तो इन्होंने एक 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन बिठाया है। अली रियाज जो कि एक बांग्लादेशी अमेरिकन प्रोफेसर है, वो इस कमीशन को लीड करेंगे और अपनी रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर अंदर सबमिट करेंगे। तो एम क्या है इस कमीशन का, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन का, कि एक रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, ताकि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जो है वाइब्रेंट हो सके, रिप्रेजेंटेटिव हो सके एंड इफेक्टिव हो सके, डाइवर्स ओपिनियंस को गैदर करके। उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल बिगिंस इन मैहर मध्य प्रदेश। तो गोल्डन जुबली है उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल की, 8 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया है ये मैहर में मध्य प्रदेश में। ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट ने। उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी एंड मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में 3 दिन का इवेंट है। और उस्ताद अलाउद्दीन खान एक रिनाउंड म्यूजिशियन है, तो ये 3 दिन का इवेंट 10 अक्टूबर तक चलेगा। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी लॉन्चेस द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है क्लाइमेट पर, एनर्जी पर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट और इम्पैक्ट पर जो है फोकस करेगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, ये पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। फिर भी किसी को अगर डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वी विल क्लियर दैट डाउट। इंस्टीट्यूट जो है 3 वर्टिकल्स में काम करेगा, 3 ब्रांचेस रहेंगी इसकी। एक जो एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के साथ डील करेगी, दूसरा सिटीज एंड सेटलमेंट्स के साथ, और तीसरा एयर एंड वाटर के साथ। फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर बालाजी श्रीनिवासन। और एकेडमिक डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर मिनल पाठक, राइट। सचिन तेंदुलकर टू लीड इंडियन इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, IML। ये जो है 6 क्रिकेटिंग नेशंस के जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनको फीचर करेगी। एंड T20 फॉर्मेट में एक टूर्नामेंट खेला जाएगा।
नवंबर 17 से दिसंबर 8 तक जो है इसकी इनॉग्रल एडिशन पहली बार ये होस्ट किया जा रहा है। एंड डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका पहला मैच जो है देखने को मिलेगा। वेस्ट इंडीज से ब्रायन लारा, श्रीलंका से कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉटसन, इंग्लैंड से योइन मॉर्गन, साउथ अफ्रीका से जाक काली, ये सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं अपनी अपनी कंट्रीज के। तो उनको फीचर किया जाएगा इस आईएमएल में, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स पे इंडिया का जो स्कोर है पिछले 10 सालों से वो बहुत गिरता जा रहा है। और फ्री टू थिंक 2024 जो एनुअल रिपोर्ट है जो स्कॉलर्स एट रिस्क ने पब्लिश करा है, उसका ये जो है मानना है। रिपोर्ट ये नोट करती है कि इंडिया की जो एकेडमिक फ्रीडम है वो 0.6 से 0.2 पॉइंट्स तक आ गई है 2013 से 2023 के पीरियड में। एंड इंडिया आज की डेट में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में फॉल करता है। इट इज इट्स लोएस्ट स्कोर सिंस द मिड 1940s, यानी 1940 प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेकर अब तक का सबसे कम स्कोर इंडिया का है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेट्स मेस ऑब्जर्वेटरी इन लद्दाख। तो डीएई ने मेस, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग शेरेनखॉफ टेलीस्कोप जो है हानले लद्दाख में जो है इंस्टॉल कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है। इसको बार्क ने जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इंडिजिनियसली बिल्ड करा है। ये एक एडवांस्ड कॉस्मिक रे रिसर्च के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है और हाई एनर्जी गामा रेज को स्टडी करेगी और यूनिवर्स में जो एनर्जेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसे स्टडी करेगी। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है और लद्दाख की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। सेक्रेटरी कौन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। यूपी's रूरल वुमेन ड्राइव, रुपीज 27,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यूपी में एक प्रोग्राम चलता है बीसी सखीज। तो इन सखीज ने जो है 27,000 करोड़ का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जो है ये कर चुकी हैं। ये नेशन वाइड बीसी सखीज अपॉइंट की गई हैं एज पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट है। ये बैंकिंग सर्विसेज देती हैं रूरल और अनबैंक्ड एरियाज में। उत्तर प्रदेश की जो सखीज हैं दे आर लीडिंग, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एंड इन औरतों ने 27,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन करवाई हैं और खुद जो है ऑलमोस्ट 75 करोड़ जो है अर्न करे हैं कमीशन में इस इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कराने के थ्रू। तो अगर बात की जाए सखी प्रोग्राम की, तो मई 2020 में ये लॉन्च किया गया था। ऑलमोस्ट 40,000 बीसी सखीज हैं यूपी में जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज देती हैं। एंड पार्टनरशिप किन किन बैंक के साथ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ है। और ये इनिशिएटिव फोकस करता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए और प्रायोरिटी उन फैमिलीज को दी जाती है जो बेसिकली एक्स सर्विसमैन, बैंकर्स या टीचर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 2024। तो ये तो हॉट टॉपिक है, सबको पता है। हरियाणा में बीजेपी ने जो है जीत हासिल कर ली है असेंबली इलेक्शंस में। उन्होंने मेजॉरिटी मार्क ऑफ 46 90 सीट्स थी दोनों असेंबलीज में। तो हरियाणा में 46 सीट बीजेपी ने 48 सीट सिक्योर करी है जबकि कांग्रेस ने 37 सीट सिक्योर करी है। बात रही जम्मू और कश्मीर की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उन्होंने 48 आउट ऑफ 90 सीट्स जो हैं सिक्योर करी हैं, सरपासिंग द मेजॉरिटी मार्क ऑफ 46 सीट्स, राइट। तो मेजॉरिटी कितना चाहिए सरकार फॉर्म करने के लिए? 90 का हाफ होता है 45 और एक सीट एक्स्ट्रा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है असेंबली इलेक्शंस में। तो जिसने सबसे पहले 46 सीट्स जीत ली वो जीत गया। तो यहाँ जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड हरियाणा में बीजेपी। कल हमने मेडिसिन के नोबेल के बारे में पढ़ा था। फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज अवार्ड कर दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन को। तो इनको 2024 का फिजिक्स नोबेल जो है दिया गया है। हॉपफील्ड जो है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से है और हिंटन जो है टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से है। क्यों इनको ऑनर किया जा रहा है? इनकी जो फाउंडेशनल डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से हमें मशीन लर्निंग, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के डेवलपमेंट में एडवांसमेंट देखने को मिला है उस वजह से, राइट। तो इन्होंने टूल्स यूज करे हैं फिजिक्स के टूल्स यूज करके इन्होंने ऐसे मेथड्स बनाए हैं जो आज पावरफुल मशीन लर्निंग को जो है प्रमोट कर रहे हैं।
एंड हॉपफील्ड ने जो है एसोसिएटिव मेमोरी का आविष्कार किया, विच कैन स्टोर एंड रिकंस्ट्रक्ट इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन डेटा। डेटा के पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके, डेटा रिकग्निशन करके, पैटर्न रिकग्निशन करके जो है ये इमेजेस को स्टोर भी कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, और बाकी डेटा टाइप्स को भी स्टोर और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेर एज हिंटन ने एक ऐसा मेथड का आविष्कार किया जहां पे डेटा की प्रॉपर्टीज को ऑटोनोमसली जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है और स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जो है रिकग्नाइज किया जा सकता है। सो दैट इज अबाउट द नोबेल फिजिक्स। इसके ऊपर स्टैटिक का एक लेक्चर जो है कल हम लेकर आएंगे, सो बंधे रहिए ताकि कल स्टैटिक का नोबेल प्राइज पर जो लेक्चर है वो कवर कर सके। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। एंड कोई भी डाउट होता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। किसी को अगर स्पीड तेज़ लगती है तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे आप 0.25x 0.5x 0.75x पर जो है वीडियो की स्पीड को करके देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास 15 से 20 मिनट का टाइम ही होता है, बहुत बार मैं उसको ओवरशूट कर जाती हूँ, बट मेरे लिए मुझे होता है कि सब चीज़ें जो है कवर करनी है, टच करना है, सो दैट कल को कुछ भी आ जाए पेपर में आप ये ना बोलो कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था, या तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। राइट तो आप किसी भी क्वेरी के लिए, डेमो लेक्चर्स के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं जो कि अम्ब वाली गली में लोकेटेड है, स्प्रिंगडेल स्कूल के पास, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। अदर देन दैट प्लीज स्प्रेड द मैसेज टू योर नियर एंड डियर वंस, हमारे साथ जुड़े रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you. I will see you all tomorrow. Have a good evening. Take care. Bye bye. Happy learning.